खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी। घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा खामोशियाँ। तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ, लिपटी हुई खामोशियाँ। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखे थे, उसमें से हमने एक ही टाइप देखा था डॉट प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसको एक अलग नाम दिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों होता क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब डॉट प्रोडक्ट बता रहा था मैं, उसमें कि एंगल ऑफ वेक्टर्स क्या कैसे निकालते हैं। अब इसमें एंगल ऑफ वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें क्या करेंगे, देखो एक वेक्टर ये है ए, एरो इधर है, दूसरा वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर है। सिंस हमें पता है कि बी इज अ फ्री वेक्टर, तो उस केस में हम करेंगे क्या, इसको हम पैरेलली यहाँ पे ट्रांसलेट करा सकते हैं, क्योंकि मैंने वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैरेलली अगर ट्रांसलेट कराते हो किसी वेक्टर को तो वो वेक्टर चेंज नहीं माना जाता है। ठीक है, सो ये बी हो गया, इसके बीच का एंगल ये थीटा हो गया। सो फॉर्मूला कहता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ये होता है इसका फॉर्मूला। बच्चों देखो क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट, नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ए का मैग्नीट्यूड फिर इस बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में जो एंगल बना उसका साइन थीटा। सिंस ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर है, तो इसमें एक वेक्टर आएगा, वेक्टर क्या आएगा, एन कैप। अब एन कैप की कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती क्या है, उसको निकालने के लिए हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो हम करेंगे क्या, बेसिकली इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो इसमें मॉड डालो या ना डालो बात तो एक ही है, ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और सिंस इसकी वैल्यू साइन थीटा इज ऑल्सो अ नंबर, रियल नंबर होता है, सो इसमें हम मैग्नीट्यूड निकाले ना निकाले बात एक ही है, साइन थीटा हो गया। एन कैप पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। सो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो गई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हो गया। अब बच्चों यहां से देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, इसको 1 मान लेते हैं। यहां से एन कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी को अगर हमने ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा से हम डिवाइड कर दे तो ये मिल जाएगा एन कैप। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे करेंगे क्या, ये जो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, यहां से रिप्लेस कर दो, ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल्स टू दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया, ये हो गया एन कैप की वैल्यू, ये होगी एन कैप की वैल्यू। सो बच्चों समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या है। सिंस अगर ये मैग्नीट्यूड का साइन हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन आएगा, तो एन कैप की 2 वैल्यू होगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। इसको हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि एन कैप की कितनी वैल्यू होती है, उसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड
हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या बोलता है, अगर ये ए है और ये बी है, दो केसेस बनाते हैं। हो सकता है ए से बी की तरफ क्रॉस कराना हो, हमें ए क्रॉस बी कराना हो, या ए ऊपर हो सकता है इधर और इधर हो बी। सो ए टू बी कराना है क्रॉस, इसमें भी हमें ए टू बी कराना है क्रॉस। सो बच्चों देखो होता क्या है राइट हैंड थंब रूल में, हम राइट हैंड को लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ए क्रॉस बी फर्स्ट वाले वेक्टर पर रखेंगे, ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाले वेक्टर पर रखेंगे जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ए से बी यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा, ए से बी हमें ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाएंगे तो इस हाथ के इस वाले पोर्शन को इनिशियल वेक्टर पे रखेंगे। इनिशियल वेक्टर पे ये आ गया ए, इसको मूव कराएंगे ऐसे, इस हाथ को ऐसे मूव कराएंगे कि ये वाला पोर्शन बी पे आ जाए, ये वाला पोर्शन बी पे आ जाए। देखो ऐसे कराया, ये बी पे आ गया, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड, बोर्ड से बाहर आ रहा है आउटवर्ड, तो इसका होगा डायरेक्शन एन कैप जो इसमें आएगा उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, यानी बोर्ड से बाहर आ रहा है। डायरेक्शन क्या आ रहा है, बोर्ड से बाहर। अब अगर ए क्रॉस बी कराते हैं इस वाले सिचुएशन में, इसमें ए से बी की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हम हाथ के इस वाले पोर्शन से, जब क्लॉक एंटी क्लॉक में ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वेक्टर, और क्लॉकवाइज में ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग पे होगा। ए स्टार्टिंग है ना, तो ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे मूव कराएंगे तो थंब किधर गया, थंब किधर गया, अंदर, अंदर की तरफ गया। ये ऐसे मूव कराया ना, ये बी वाला पोर्शन ये हो गया, ये ए था, इसको मूव करा, बी वाला पोर्शन ये हो गया, तो ये कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन होगी इनवर्ड। तो दो वैल्यू है, अगर एक को पॉजिटिव मानते हो, इसको पॉजिटिव मानते हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, अगर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मानते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। सो ये हो गया इसके दो वैल्यू, एन कैप की दो वैल्यू आती है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो ध्यान रखना एन कैप की कितनी वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, एक प्लस, प्लस मीन्स आउटवर्ड, एक इनवर्ड होगा जो माइनस हमसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते हो, इनवर्ड को प्लस ले लो तो आउटवर्ड को माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। सो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग इसको स्टार से इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट स्टार, इसमें क्या है, ए क्रॉस बी कराओ। ए क्रॉस के बी का डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड। अब बी क्रॉस ए कराओगे, बी यहाँ पे है, बी क्रॉस ए, बी जब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो इसको हम ये वाला पोर्शन रखेंगे बी पे, बी से ऐसे मूव कराया तो ये इनवर्ड हो गया। ये दोनों वेक्टर तो सेम होंगे नहीं, क्योंकि एक तो इनवर्ड आ रहा है एक आउटवर्ड आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस साइन डाल देंगे। यानी ए क्रॉस बी क्या होता है, जब इसको सीक्वेंस चेंज किया जाता है क्रॉस में, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है, बट क्रॉस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, उसमें माइनस साइन आता है। अगर आपने ये सीक्वेंस रिवर्स किया, अगर डायरेक्शंस को रिवर्स किया तो माइनस साइन डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर दो वेक्टर है ए और बी, इनका क्रॉस 0 हो गया तो ए इज कोलिनियर टू बी होगा, या ए इज पैरेलल टू बी होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर बोल दे कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, उनका क्रॉस निकालो और वो 0 करना होगा, वो 0 ही आएगा अगर पैरेलल है तो। थर्ड कॉन्सेप्ट, इसमें साइन थीटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से तो एन कैप आ जाएगा यहाँ से, तो हम यहीं से निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू होगा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड
और बी का मैग्नीट्यूड। आई का क्रॉस हम आई से कराएं तो क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला पे चले जाते हैं। पहले वाले वेक्टर का ये कैप है, आई कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा, आई और आई के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, और यहाँ पे होगा एन कैप, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो जिसकी वजह से ये पूरा हो जाएगा 0। यानी कि आई का आई से कराएंगे और जे का जे से क्रॉस कराएंगे तो ये रिजल्ट आना है 0, के क्रॉस के भी होगा 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आई क्रॉस जे क्या होता है, इसके लिए एक सर्कुलर पाथ आप याद रखना, ट्रिक है। यहाँ पे आई ले लो, यहाँ पे जे ले लो, यहाँ पे के ले लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऐसे जब जाएंगे तो प्लस साइन होगा, ठीक है। यानी कि कैसे इसको लिखेंगे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। आई का जे से कराएंगे क्रॉस तो मिलेगा के, यहाँ पे होगा के कैप, यहाँ पे कैप है, अगर कैप छूट जाए तो आप लोग कैप डालोगे। अब देखो जे क्रॉस के कराया तो आई कैप मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। के क्रॉस आई कराओगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। तो अब बात करते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस आ रहा है, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज में जाओगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो क्लॉक ये इस साइड में होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई होगा माइनस के, जे क्रॉस आई क्या होगा जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के। सिमिलरली आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे। समझ में आया बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ए दिया है, ए वेक्टर दे रखा है a1i a2j a3k, और बी वेक्टर दे रखा है b1i b2j और b3k। सो इस केस में a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, जब भी i j और k के टर्म में वेक्टर्स दे रखे हैं तो उसमें a क्रॉस b निकालने का तरीका है, डिटर्मिनेंट मेथड होता है, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहला रो बनाएंगे i j और k का, ऑलवेज i j k का पहला रो बनाएंगे। सेकेंड रो बनाएंगे a के कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट क्या है, a1 है, a2 है, a3 है। थर्ड रो बनाएंगे b के कोएफिशिएंट का, b1 b2 b3। अब बच्चों आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने किया होगा डिटर्मिनेंट, इसमें एक्सपैंड कर देंगे किसी भी एक रो या एक कॉलम को तो वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1 में यहाँ पे जिसको ओपन करते हैं वहाँ पर साइन देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो I इससे जो रो बना, ये इससे कॉलम बना है, हटा दो, इन चारों का क्रॉस करा दो, A2 B3 माइनस B2 A3, माइनस साइन माइनस जे, ये कैंसिल A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप, ये कैंसिल A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गई इसकी वैल्यू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रिकल मीनिंग। बच्चों देखो क्या होता है, हम एक वेक्टर a है, एक वेक्टर v है। अब ये एंगल इसके बीच का थीटा, हम a क्रॉस b कराते हैं तो क्या मिलता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, ये वैल्यू आती है। अब बच्चों एक चीज़ देखो ध्यान से, ये होता क्या है बेसिकली, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको हटा दो, ये तो 1 हो गया, ठीक है, एन कैप की वैल्यू 1 हो गई। यानी कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या दे रहा है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये होता क्या है, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इसको आगे फर्दर हम लोग
इंक्रीज कराते हैं इस साइड को, इसको मिला के हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू, आपने 9th-10th में पढ़ी होगी, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यहाँ पे ये बेस हो गया हमारा, बेस हो गया ये, और ये हो गई इसकी हाइट h। ये बेस कितना है, a का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड। हाइट क्या होगी, h। अब h की वैल्यू हमें निकालनी है, ये h की वैल्यू निकालने है, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें देखो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है, और ये निकालना है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता है साइन थीटा में। तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h है, और हाइपोटेन्यूज है b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इंटू बी, यानी कि b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा h। अब इस h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये इंटू नहीं रखते हैं, क्रॉस से इसको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ये बेसिकली क्या दिया, यही तो है ना, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when adjacent sides are given। adjacent sides are given। जब दो साइड्स, एडजेसेंट साइड अगल बगल के, ये एडजेसेंट साइड्स है, जब ये दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, a क्रॉस b, उन दोनों का क्रॉस करा के मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है, फिगर थोड़ा सही नहीं बना, तो इसको मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे हम, वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ एरिया में आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या किया हमने, a क्रॉस b निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाले, ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये हुआ। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। ये पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल दिया है, ये दिया है D1, और ये डायगोनल दिया है D2 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, D1 क्रॉस D2 करा के ना इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इन केस ऑफ व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, जब डायगोनल्स दिए होते हैं तब हम निकालते कैसे, D1 क्रॉस D2 बाई 2, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 बाई 2। ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर में बहुत ये कॉन्सेप्ट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, और बोर्ड में भी आया हुआ है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो रिपीट नहीं होते, 100% रिपीट होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम अभी देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे ये निकालना है, a दे रखा है I माइनस 7j प्लस 7k, और b दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 2k। सो बच्चों, मैंने अभी बताया था a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है जब भी ये i j के टर्म में, फर्स्ट रो i j k का बनाओ, सेकेंड रो a का बनाओ, कोएफिशिएंट का 1 हो गया, माइनस 7 हो गया, और ये 7 हो गया। फिर थर्ड रो b के बनाओ, b के कोएफिशिएंट का ये 2 हो गया। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, उससे हमें मिल जाएगा a क्रॉस b अलॉन्ग R1। सो I ब्रैकेट ये कैंसिल, माइनस 14 प्लस 14 0 हो जाएगा,
-14 + 14, ये 0 हो गया। -j, इसके साथ माइनस साइन आता है, ये कैंसिल, ये 2 - 21, 2 - 21 प्लस k, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 + 21, सो दिस इज 0, दिस इज 19j + 19k, ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो बच्चों देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी तरीका बताता हूँ। ये 19 स्क्वायर प्लस हो रहा है तो कितने टाइम्स हो गया? 2 बार हो गया ना, तो 2 × 19 स्क्वायर लिख सकते हैं। 19 का स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो ये होगा 19√2, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और देखो बच्चों, यहाँ पे एक नोट में मैं एक चीज़ लिखवाने वाला हूँ आप लोगों को। नोट में एक चीज़ लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, कॉन्सेप्ट। A क्रॉस B क्या देता है? A क्रॉस B gives a vector which is perpendicular to A and B। बच्चों ये कॉन्सेप्ट देख लो, ये A था, ये हमारा B था, थीटा ये था। A क्रॉस B करा रहे थे तो क्या मिल रहा था? एक ऐसा वेक्टर जो आउटवर्ड ऐसे आ रहा था, इस पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, आप लोग समझ रहे हो ना, ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये जो वेक्टर है ना, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली क्रॉस क्या देता है? क्रॉस एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि गिव्स अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो आपको इनडायरेक्टली वो मांग रहा है कि इनका क्रॉस कराओ। दो वेक्टर पे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो, तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? उन दोनों का क्रॉस निकालो। या फिर लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड अ वेक्टर विच इज perpendicular to the plane made by vector A and vector B। बेसिकली क्या हुआ, ये A था हमारा, ये B था, इसका क्रॉस कराया तो क्या मिला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया मिला ना, ये वाला एरिया। तो A क्रॉस B जो होता है ना, इस पे परपेंडिकुलर नहीं होता, इस एरिया पे देखो तो यही होता है ना A क्रॉस B, तो ये तो इस एरिया पे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर बोले कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि A क्रॉस B के एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इनडायरेक्टली वो आपसे क्या मांग रहा है? वो आपसे क्रॉस मांग रहा है इन दोनों का। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लेना, जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग उसको नोट कर लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी पे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो और दैट इज यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे? हम a प्लस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, उनका क्रॉस करा देंगे। अब क्रॉस जो भी आएगा वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? सो देखते हैं, यहाँ पे a दिया हुआ है 3i 2j 2k, b दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k। अब क्या बोला है? a प्लस बी निकालो और a माइनस बी निकालो, दोनों की वैल्यू मांगी, तो दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, ये 4i हो जाएगा, ये 4j हो जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर माइनस करें तो क्या कैंसिल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2i, j कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k। अब क्या बोला है? एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो आपको पता ही है कैसे कराते हैं, i j k 4 4 0 2 0 4। ठीक है बच्चों, अब इसका एक्सपैंड कर देते हैं। किसको एक्सपैंड कर दें? चलो एक्सपैंड कर लो, i ये कैंसिल 16 माइनस j
ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16, ये भी 16 हो गया, प्लस के, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 -8 हो गया ये, तो इसको लिखेंगे -8। सो ये आया। अब इसको क्या करेंगे ना, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं सी कैप क्या हो जाएगा, 16i - 16j - 8k को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक्चुअली -8 का स्क्वायर प्लस का 8 हो जाए, प्लस का हो जाएगा, या फिर ऐसे डाल के कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है बच्चों, तो ये 16 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को तीनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर दो, ये हमारा सी कैप आ जाएगा। स्पेस की कमी है इसलिए मैं आगे नहीं करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ i, π/4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया i, ये j, इधर हो गया k। एक्स वाई जेड एक्सिस है, आपको पता ही है, एक्स के अलॉन्ग आई होता है, जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड के अलॉन्ग के कैप होता है। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है, एक वेक्टर है ये, ठीक है, ये वेक्टर है, इसके साथ π/3 बना रहा है एंगल, एक्स के साथ, वाई के साथ π/4, इसके साथ π/4, और इसके साथ बना रहा है थीटा, ये दिया है π/4, ये दिया है π/3, इसके साथ थीटा, तो बोला है थीटा निकालो। तो बच्चों आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी लग रही हो ना, डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है, फर्स्ट ही क्लास में मैंने कराया था, फर्स्ट वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें ये अगर एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये अल्फा होता था, ये बीटा होता था, ये गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास रिलेशन था। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अल्फा की वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर π/3, कॉस स्क्वायर π/4 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब π/3 की वैल्यू होती है कितनी, कॉस 60 डिग्री ना, ये 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। दिस वन इज़ 45, कॉस 45 इज़ 1/√2, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं। दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 1/2 - 1/4। एलसीएम में के सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, π/3। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों आ गया। जब ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हम इतना लिख सकते हैं, यूनिट है 1 यूनिट क्या होगा, ये होता है कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप डाल दें तो कॉस π/3 आई, कॉस π/4 जे, कॉस, इसकी वैल्यू गामा निकला था हमारा, गामा ही थीटा था ना, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, π/3। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आई, ये था 1/√2 जे, ये था 1/2 के। ये आ गया हमारा आंसर। कंपोनेंट क्या होगा, ये हमारा ए हो गया ना, ये वेक्टर ए दिया हुआ था, तो ए का कैप ये होता है, यूनिट वेक्टर मिलता है इसका, जो हम डायरेक्शन कोसाइन से लिखते हैं ना, वो यूनिट वेक्टर होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये चीज़। ये हो गया हमारा कैप, ए कैप, तो ए कैप की वैल्यू यही। अब कंपोनेंट क्या होगा, 1/2, 1/√2, 1/2, ये हो गया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ऑफ ए, क्या होगा 1/2, 1/√2, 1/2, ये हो गया कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, a - b क्रॉस a + b, इसकी वैल्यू हमें कितनी दिखानी है, 2a क्रॉस b, ये दिखानी है। सो बच्चों यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इसका क्रॉस दोनों के साथ कराते हैं। तो a क्रॉस a
ए का हो गया इसके साथ, ए का बी के साथ कराएंगे, प्लस साइन है ए क्रॉस बी। अब दोनों का हो गया ना ए के साथ, अब बी का कराते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए की वैल्यू होती है 0, बी क्रॉस बी की वैल्यू होती है 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, ए का ए के साथ कराओगे क्रॉस तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे जो क्वांटिटी बची वो है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। तो बच्चों मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ए क्रॉस बी जो होता है इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस साइन आ गया, तो ये प्लस हो गया, इसको रिवर्स कर दो, ये प्रॉपर्टी थी। अब ये कितने टाइम्स हो गया, 2 बार हो गया ना, ए प्लस बी, सॉरी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ में क्या दिया है 2i 6j 27k क्रॉस कराना है i लैम्डा j प्लस म्यू के, और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। सो आपको पता है क्रॉस कैसे कराते हैं, i j k 2 6 27। फिर नेक्स्ट वन इज 1 लैम्डा म्यू, इसकी वैल्यू 0 वेक्टर दे रखी है। एक्सपैंड करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको यहाँ से कैंसिल किया तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, इसका किया ये कैंसिल 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, ये कैंसिल 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बच्चों देखो अगर 0 वेक्टर है तो i कॉम्पोनेंट 0 होगा, j कॉम्पोनेंट भी 0 होगा, k कॉम्पोनेंट भी 0 होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, 2 म्यू माइनस 27 को 0 कर दिया, 2 लैम्डा माइनस 6 को 0 कर दिया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 27/2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3। बच्चों इसको भी कर सकते थे 0, लेकिन यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, यहाँ से क्या आएगा, रिलेशन आएगा, तो हम यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। a डॉट बी दिया है 0 वेक्टर और a क्रॉस b ये भी दिया है 0 वेक्टर। तो बच्चों ये एक बात, एक a डॉट बी 0 दिया है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, 0 होगा। a डॉट बी 0 होता है तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है वहाँ से कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, a परपेंडिकुलर टू b होगा। अगर a क्रॉस b 0 है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, a पैरेलल b होगा, a और b पैरेलल होंगे। तो क्या एट अ टाइम 2 वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल हो सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे a डॉट बी 0 दिया है, बोला क्या है, a डॉट बी 0 है तो a b पे परपेंडिकुलर होगा, जबकि हमने प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डॉट तो 0 होना है, तो उस केस में या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, या तो a 0 होगा और b 0 होगा। अब अगर a यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 होगा, b का क्रॉस कराओगे 0 के साथ किसी भी वेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो 0 वेक्टर मिलता है। तो दैट इज द आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था कि डॉट होने पे क्या होता है, क्रॉस होने पे क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 भी कॉन्सेप्चुअल है, a 0 दिया है, b वेक्टर 0 दिया है, तो a क्रॉस b 0 होगा। ये तो पता है a 0 है, b 0 है, तो a क्रॉस b 0 होगा। इफ a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 देन रिवर्स कन्वर्स यही होता है, a 0 और b 0 होगा क्या, ये चेक करना है। कन्वर्स का मतलब क्या है, ये है तो क्या ये और ये 0 होगा। देखो बच्चों बड़ा मैं क्लियरली बता देता हूँ, a क्रॉस b 0 होता है तो दोनों पैरेलल होते हैं, अभी बताया था ना, कॉन्सेप्ट में भी बताया था, b पैरेलल होंगे तो क्रॉस 0 होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि a 0 और b 0 हो, दोनों पैरेलल होंगे तो भी क्रॉस 0 होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। ये 0 और b 0 हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस
एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी सी, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ए बी सी, ए बी सी, पॉइंट दे रखे हैं 1 1 2, इसके पॉइंट है 2 3 5 और इसके पॉइंट है 1 5 5। एरिया मांगा है इसका। तो बच्चों आपके पास कॉन्सेप्ट ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के उसको 2 से डिवाइड करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए 2 साइड चाहिए, कौन सा साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड। तो इसका ये साइड निकाल लो और ये साइड निकाल लो, इसका क्रॉस करा देंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। सब बच्चों यहाँ पे हम बी ए पहले निकालते हैं, बी ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस आई, इसमें से इसको माइनस 2j, इसमें से इसको माइनस 3k। अब निकालते हैं बी सी, इसमें से इसको माइनस आई, ये 2j हो जाएगा, ये हो गया 0k। अब इनका क्रॉस कराते हैं, बी ए क्रॉस बी सी। आपको पता है कैसे कराते हैं, आई जे के, फर्स्ट रो सेकेंड रो इसके बनाएंगे -2 -3, थर्ड रो -1 2 0। एक्सपैंड कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 -6 माइनस ऑफ -6 दैट इज 6i, माइनस j, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 -3, ये -3 हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया -3 k, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 -4, ये हो गया इसका क्रॉस। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे अगर, तो एरिया ऑफ ये मिल जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 प्लस 9 प्लस 16 रूट 61। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये हो गया रूट 61/2। ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बोला है, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। 2 वेक्टर दिए हैं, दोनों बोला है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, तो दोनों का क्रॉस कराएंगे, आंसर आ जाएगा, एरिया मिल जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम मांगा है इसने। सो ए दिया है ये i - j प्लस 3k और b क्या दे रखा है 2i - 7j प्लस k। अब a क्रॉस b निकालो। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, i j k, ये हो गया 1 -1 3, ये हो गया 2 -7 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, i, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 प्लस 21 -1, ये 20 हो जाएगा, 20i माइनस j, यहाँ पे माइनस आता है, ये कैंसिल हो गया, 1 -6 -5 हो गया, तो प्लस 5j, माइनस डाल देते हैं, प्लस आएगा तो प्लस, ये कैंसिल, -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 हो जाएगा ना, तो दैट इज़ -5, ये आया। अब ये हमारा a क्रॉस b की वैल्यू है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, a क्रॉस b क्या हो गया, 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 450 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्या बोला है, लेट द वेक्टर a and b be such that magnitude of a is 3 and magnitude of b is √2/3, then a क्रॉस b is a unit vector। देखो क्या बोला है, a क्रॉस b जो बोला है वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मैंने फर्स्ट बोर्ड पे ही लिखवाया था इसका फॉर्मूला, ठीक है, वहाँ से जाकर देख सकते हो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या दिया है, थीटा की वैल्यू मांग रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/√3 साइन थीटा = 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 1/√2। आपको पता है थीटा क्या होगा यहाँ से 45। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ABCD 4 पोजीशन वेक्टर देगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने साफ साफ बताया था आप लोगों को वेरी फर्स्ट क्लास में ऑफ द वेक्टर कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। तो जो ये i j k के टर्म में देखा है ना, उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12
एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल ये होता है ऐसा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम एरिया पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी। ये पॉइंट आई जे के टर्म में दे रखा है, तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं -1, 1/2 एंड 4। इस बी को लिख सकते हैं, आई लिखा है तो उसकी जगह पे 1 लेंगे, जे के साथ 1/2 है तो वो कोएफिशिएंट लेते हैं, ये हो गया 4। नेक्स्ट थर्ड इज 1 -1/2 एंड 4। डी क्या है? -1 -1/2 एंड प्लस का 4। सो बच्चों, अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो हमें ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो ए बी साइड निकाल लेते हैं। ए बी साइड क्या होगा? बी में से ए को माइनस करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, 4 कैंसिल, तो यही आएगा। फिर निकाल लेते हैं ए डी। डी में से ए को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये माइनस जे हो जाएगा, अब 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इनका क्रॉस कराना है, ए बी क्रॉस ए डी। तो आपको पता है कैसे कराते हैं, आई जे के, इसका 2 है 0 1 सॉरी 0 0, इसका होगा 0 -1 0। एक्सपैंड करते हैं इसको एक्सपैंड करते हैं, -2 ब्रैकेट, ये कैंसिल, ये हो गया 0 माइनस प्लस के हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, तो ये होगा -2k। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। के का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो एरिया कितना आया? एरिया पैरेललोग्राम कितना आया? 2। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज खत्म।